आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। चर्चा की इस विशेष कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा से जिन्होंने सियासत में आकर राजनीति के द्वारा देश सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के खासे लोकप्रिय और कांग्रेस के सक्रिय युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी की। सिद्धार्थ तिवारी जी, आपका स्वागत है नेट्रिक न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। जी, पहला सवाल ये है कि जैसे ही लोग सियासत में आते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप सियासत पृष्ठभूमि से आते हैं, राजनीति बैकग्राउंड है, क्या रहा है सर आपका? देखिए, मैं सियासत उसको नहीं बोलूँगा और मैं उसको राजनीति भी नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं लोक नीति में पैदा ज़रूर हुआ हूँ जी। मैं जब से मैंने आंखें खोली हैं तो मैंने अपने घर के बाहर 100 लोगों को देखा है और मैंने ये देखा है अपने घर में कि आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने रात के 12 बजे तक जी। हमारे स्वर्गीय बाबा पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी, उनके बाद उनके पुत्र और मेरे पिता पंडित सुंदरलाल तिवारी जी, इनको मैंने 24 घंटों लोगों के बीच में ही देखा है। सोने ही आते थे ये 6-7 घंटे के लिए अंदर। तो मैंने वही ज़िंदगी देखी है, तो मुझे कुछ अलग लगता नहीं है कि ये कुछ सियासत है या मैं कोई अलग करने जा रहा हूँ या किसी चीज़ में कोई पदार्पण कर रहा हूँ। मेरे लिए वो रोज़ का काम है लोगों से जुड़ना। जी। दरअसल आपने अपने दादाजी का नाम लिया, तो जो सफ़ेद शेर की उपमा है, आपके दादाजी माननीय स्वर्गीय श्री निवास तिवारी जी, तो यह उपमा उन्हें किस लिए दी गई थी? मतलब इस पे बड़ा एक रहता है कि ये सफ़ेद शेर और श्रीनिवास तिवारी जी। देखिए, जब मैं पैदा हुआ था तो उनका ये नाम शायद पड़ चुका था, क्योंकि मैं जब समझने लायक हुआ तो लोग उनको इसी नाम से बुलाया करते थे। मुझे लगता है ये प्यार का नाम है और सफ़ेद उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सफ़ेद मैंने जब अपने होश में देखा तो हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहने हुए देखा। उनकी भौं भ्रुकुटी हमेशा सफ़ेद थी, बाल पूरे सफ़ेद थे, उनकी चोटी सफ़ेद थी। शेर की उपाधि शायद उनको इसलिए दी गई क्योंकि जिस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने 70 वर्ष का राजनैतिक जीवन अपना लोगों की भलाई में बिताया और उन्होंने अपनी राजनैतिक शुरुआत जो की थी वो ज़मींदारी उन्मूलन से की थी जी। उसको ख़त्म करने का जो उन्होंने संकल्प लिया था एक 20 साल 22 साल के लड़के का, हम लोगों से भी 10 साल छोटे थे वो जब उन्होंने ये संकल्प लिया, और उस लड़ाई को जिस दृढ़ता से उन्होंने लड़ा और आजीवन लड़ते रह गए। पिछड़ों की, गरीबों की, सताए हुओं की वो लड़ाई आजीवन मैंने उनको ज़िंदगी भर लड़ते देखा। तो जिस जोश के साथ, जिस भावना के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, शायद इसलिए उनको शेर बुलाया लोगों ने। तीसरा एक अहम सवाल है सिद्धार्थ जी, जब मध्य प्रदेश की कमान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के हाथों में थी, उस समय युवा तुर्क और युवा ब्रिगेड जो संजय गांधी कहे जाते थे, उस समय जो अस्पताल लाने का दरअसल रीवा दूर दराज इलाके में था और वो वेल कम्युनिकेट नहीं था भोपाल से, तो उन्होंने किस तरह की जो परेशानी थी, जिस तरह से शिद्दत से वहाँ पे अस्पताल लाने का प्रयास किया था, थोड़ा जिक्र करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, पंडित श्रीनिवास तिवारी हमेशा से पिछड़ों की, गरीबों की लड़ाई लड़ते आए हैं जी। उनके मन में कहीं ना कहीं ये दर्द था कि रीवा ज़िला संभाग पूरा विंध्य जी, और रीवा जो है वो संभाग का केंद्र है, वो संभाग का हेडक्वार्टर है जी। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हमारे गरीब भाई बहन माताएं जो बेमौत मारे जाते हैं मात्र स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण जी, इनके लिए कुछ ना कुछ हमें रीवा में करना चाहिए। जब सरकार आई, वो स्वास्थ्य मंत्री बने, माननीय, जैसे आपने कहा, माननीय अर्जुन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे जी। हमेशा ऐसा होता है, उस समय संसाधन शायद कम हुआ करते थे, तो हमेशा ऐसा होता है जब कोई भी चीज़ आती है तो हर आदमी चाहता है कि, क्योंकि जो भी राजनेता होता है वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा होता है, तो उनकी भलाई के लिए वो चाहता है कि ये जो बड़ी योजना है ये हमारे यहाँ आए। हाँ, मैं बीच में रोकूंगा आपको। एक पहलू इसमें संजय गांधी जी का है जी जी। संजय गांधी जी हमारे युवा तुर्क रहे हैं, उस समय के कांग्रेस के अग्रणी लीडर रहे हैं जी। तो उनके नाम से आई थी योजना, ये बात सही है। उस समय वो युवा तुर्क थे कांग्रेस के, तो फिर योजना उनके नाम से ही चल गई, उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा
है नहीं और उसको छोड़ के। अच्छा, चौथा सवाल भी इतिहास के पन्नों से है कि जैसे जो सफ़ेद शेर की जो उपमा थी श्रीनिवास तिवारी जी को। नहीं, ये स्वास्थ्य वाला मैं पूरा ख़त्म कर लें दीजिए मुझे एक बार। जी। तो साहिल जी, इसमें हुआ क्या था, तो फिर वो इसको उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हमारे यहाँ बड़ा स्वास्थ्य केंद्र आए। उस समय उन्होंने ये 400 बेड का अस्पताल अप्रूव कराया और उसके बाद ये जो अस्पताल है इसका उद्घाटन माननीय सोनिया गांधी जी ने, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थी, उन्होंने किया। जब हमारे यहाँ माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जब दोबारा सरकार आई तो बोले नहीं, जो मैंने काम शुरू किया वो मैं पूरा करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, उस अस्पताल के बाद से आज तक, अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, पैसा इतना आता है सरकार के पास से, आज तक कोई बड़ी स्वास्थ्य की योजना रीवा ज़िले में नहीं आई है। जी। चौथा सवाल भी सर जो अधूरा रह गया था हमारा, ये इतिहास के पन्नों से है कि श्रीनिवास तिवारी जी को मध्य प्रदेश का पूरा कमान यानी मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की गई थी। क्या है ये वो रहस्य, कौन सी वो बातें हैं जो अब तक नहीं आई है निकल करके? मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हर सीनियर लीडर मुख्यमंत्री के पद में जा सकता है। अब उस समय तो मैं बहुत छोटा था शायद, तो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दरअसल घर में वो चीज़ें फॉलो होती आती है। अब चूँकि आप सियासी घराने से रहे हैं तो पता नहीं, शायद पार्टी हाईकमांड ने सोचा होगा, चूँकि वो एक बड़े ब्राह्मण लीडर थे उस समय। जी। एक सवाल और है सर, जैसे ही बात सियासी घराने की होती है, जैसे ही बात राजनीतिक घराने की होती है, तो जो सामने वाली पार्टियां होती हैं या फिर जो जनता का जो पहला सवाल है, मन में जो सवाल आता है कि ये वंशवाद के हैं इसलिए सियासत में है, वो वंशवाद की परिकल्पना से वो उस तरह की चीज़ें चल रही है। कैसे सोचते हैं इस पर सिद्धार्थ तिवारी, क्या सोचते हैं? नहीं, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो वंशवाद शब्द जिसको लोग लेते हैं और एक ख़ास तौर से राजनीतिक लोग इसकी बात ज़्यादा करते हैं, तो जब कोई वंशवाद बोलता है तो वो सिर्फ भौतिक चीज़ों को देखता है कि हाँ भाई, शायद एमएलए हो गए, शायद एमपी हो गए, शायद मिनिस्टर हो गए, तो इसका इनको फ़ायदा हुआ। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाक़या सुनाता हूँ अपने जीवन का। मैं उस समय काफ़ी छोटा था, करीब 10-12 साल का था, और मेरी स्मृति में वो एकदम फ्रेश हैं ये सारी चीज़ें। 10-12 साल का था, हम जा रहे थे सुबह, मैं और मेरे पिताजी सुबह घूमने जाया करते थे। हमारे वो पुराने मॉडल की उस समय जीप एक हुआ करती थी, कमांडर चलती है, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो उसमें मैं, पिताजी मेरे हमेशा सुबह 5 सैनिक स्कूल के हैं तो 5 बजे उठने की उनकी आदत है, तो मैं भी उनके साथ उठ के सुबह घूमने जाया करता। तो हमारे यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी चौराहे में, तो हम वहाँ जाकर चाय पीते थे सुबह घूमने के बाद। तो चाय, उसका बिस्किट मुझे बड़ा पसंद था, तो वो हमेशा लेके मुझे जाया करते थे। तो हम लोग सैर करने गए थे सुबह, और उसके बाद हम चाय पी के उठे हैं, और हमारे यहाँ एक सिरमौर चौराहा करके एक मेन चौराहा है, वहाँ से जब गुज़र रहे थे हम, उसी समय मोटरसाइकिल में 2 लोग आए और उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली। उसमें से एक आदमी जो था वो खून से लथपथ था और उसने अपना यहाँ पे हाथ लगाया हुआ था। मैं बच्चा था, मैं डर गया। पिताजी तो मेरे उनको दोनों को पहचानते थे, तो उनसे वो बोलते हैं कि तो क्या हो गया। उन्होंने बोला कि भैया आप अभी यहाँ दिख गए हैं, हमारी भाषा में, आप हमको यहाँ दिख गए हैं, अब हमको लेके चलिए अस्पताल, इनका हो गया एक्सीडेंट, ये घर में गिर गए हैं। तो उस समय मेरे साथ मैं और वो, उस आदमी को हम लोगों ने अपनी जीप में बैठाया और हम लोग लेके गए अस्पताल। तो ये जो जुड़ाव है, अगर आप इसको वंशवाद बोलते हैं तो मुझे इस वंशवाद से प्रेम है। वंशवाद मैं किसको बोलता हूँ? वंशवाद मैं उसको बोलता हूँ, हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके बाबा का संबंध हमारे बाबा से था। उनका जो नाती है, जो मेरी उम्र का आज होगा, मुझसे बड़ा थोड़ा या थोड़ा छोटा होगा, वो बड़े हक के साथ आता है, मेरे घर में बैठता है, बोलता है चाय पिलाओ, बड़े हक के साथ मुझे रोड में कहीं रोक लेता है, और मैं भी उतने ही हक के साथ उसके घर चला जाता हूँ चाय पीने। तो अगर ये वंशवाद है तो ये वंशवाद मुझे प्यारा है। इस तरह का नाता जो सदियों में, पीढ़ियों में नाता चलता आ रहा है, इसको भौतिक चीज़ों से जोड़ना मैं बहुत सही नहीं समझता हूँ। ये हमारा भावनात्मक रिश्ता है लोगों से, जो 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं मेरी ये पहल है कि मैं इसको अपनी पीढ़ी में भी आगे ले जा सकूँ। जी। एक और सवाल है सर कि जैसी भी फैमिली हो, जिस तरह का पारिवारिक सिस्टम हो, उसमें बच्चे जो पलते बढ़ते हैं उसी तरीके से बढ़ते हैं। उनको इस तरह से पता नहीं होता है कि हम स्टारडम और इस तरह की चीज़ें। सिद्धार्थ तिवारी ने पढ़ाई की, उन्होंने अपनी योजनाएं सोच रखी होगी। सिद्धार्थ तिवारी के मन में वो कौन सा पॉइंट आया, कौन सी बिंदु थी वो, कि उन्होंने सोचा नहीं सियासत में हम समय देंगे, लोगों की सेवा करेंगे? वो कौन सा मोड़ था?
2-3 मुख्य पॉइंट्स हैं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि हमारा जो विंध्य है, जी जो पूरा रीजन है, जी ये पहले विंध्य प्रदेश हुआ करता था। 1956 में ये इसका विलय हो गया मध्य प्रदेश में। जी तब से ये एक संभाग हो गया है और 4-5 ज़िले आते हैं इसमें। जी तो जो पूरा का पूरा रीजन है, 2 संभाग है वहाँ पे, और 3-4 वहाँ पर 5 ज़िले हैं। ये बड़ा पिछड़ा इलाका है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्वास्थ्य का आखिरी सुविधा जो बड़ी आई थी वो पंडित श्रीनिवास तिवारी 1980 के दशक में लाए थे। आज उसको 30 साल से ऊपर हो चुका है। कुछ भी हमारे यहाँ नया नहीं आया है। तो मेरी बुनियादी 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं। पहला तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। शिक्षा का भी कोई भी बड़ा केंद्र, आज एजुकेशन कहाँ पहुँच रही है आप देखिए। आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में हमारे लड़के को अमेरिका के, शिकागो के और न्यूयॉर्क के लड़के से कॉम्पीट करना पड़ता है, जो भी जॉब्स आते हैं उसमें, क्योंकि आजकल इतनी आउटसोर्सिंग है। अब अगर उसको बुनियादी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे कॉम्पीट करेगा? वो तो पिछड़ गया बेचारा। तो दूसरा मुद्दा ये है कि बुनियादी शिक्षा जो अच्छी होनी चाहिए ज़िले में, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। वो मेरा दूसरा है। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ रोज़गार के साधन और आने चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो रीजन में एक बड़ी समस्या विंध्य में मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं उतने में ही सीमित हूँ, मध्य प्रदेश तो पूरा मैं घूमता नहीं हूँ। विंध्य में आज हमारे यहाँ युवाओं के बीच में नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका दोष मैं सिर्फ युवाओं को नहीं देता हूँ, मैं इसका दोष सिस्टम को ज़्यादा देता हूँ। अगर वो लड़का है, उसमें कोई कम टैलेंट दुनिया किसी भी लड़के से नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, वो बहुत मेहनत करने की उसके अंदर जज्बा है, उसने भी इंजीनियरिंग की है जी, उसने भी ग्रेजुएशन की है, लेकिन अगर सरकार उसको सही चीज़ें उपलब्ध नहीं कराएगी जिससे उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी ऊर्जा है, वो सही क्षेत्र में जाए, तो वो फिर नशे में पड़ेगा। हमारे यहाँ रोज़गार के करीब कोई साधन नहीं। रोज़गार के नाम पे खेती है, उसको भी ये सरकार उसको भी मारने पे तुली हुई है। तो तीसरा मेरा ये है, तो पहला स्वास्थ्य, दूसरा मैंने बताया कि शिक्षा के बुनियादी अच्छी सुविधा, और तीसरा रोज़गार। इन 3 चीज़ों पे मैं काम करना चाहूँगा। एक और अहम सवाल है। सवाल ये है कि जैसे ही सियासत की बात होती है, राजनीति की बात होती है, तो उन्हें इस तरह से जो भारतीय परिदृश्य में बताया, नहीं सियासत नहीं, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है। चूँकि आपने भी MBA किया है, तो पॉलिटिक्स में यूथ को कौन रोक रहा है? ये किस तरह की मेंटलिटी है कि हम अपने भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए सियासत में जाने को इस तरह से कैसे हम उसको फ्रेम कर चुके हैं? क्या है सर ये? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। इंजीनियरिंग मैंने की अपने भले के लिए, MBA मैंने किया अपने भले के लिए, लेकिन अगर आपको समाज का ज़्यादा बड़ा भला करना है तो उसके लिए आपको राजनीति में या किसी भी राजनीति में आना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आपको आना पड़ेगा उसका। और आपका ये जो टैलेंट है, कहीं ना कहीं ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हिंदुस्तान का जो युवा है वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है जी। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को ऐसा देखा गया है कि ये गंदा काम है या ये करप्ट काम है। इसकी जिम्मेदारी देखिए राजनेताओं को लेनी पड़ेगी। मैं अपनी पहल से अभी जो मैं पहल कर रहा हूँ, मेरा पहला उद्देश्य ये है, चुनाव तो जब आएगा, चुनाव मैं मानता हूँ कि आकस्मिक होते हैं जी। कि चुनाव अगर आ गए तो राजनेता कोई नेता बन जाता है लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए, आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन इसके लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा अगर राजनीतिक व्यक्ति मैं किसी को मानता हूँ तो वह है महात्मा गांधी जी। और गांधी जी ने कोई भी चुनाव या कोई भी पोस्ट कभी ली नहीं जी। तो अगर आपको भलाई करनी है तो आपको राजनीति से जुड़ना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। मैं उसको लोक नीति बोलता हूँ। और बहुत सारे फोरम्स हैं, कई पटल हैं, वहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर जनता आपको चुन के भेज देती है विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, तो आप उसको, बहुत सारे सदन हैं जहाँ पर आप बातों को रख सकते हैं, दोनों सदनों में। लेकिन जुड़ना ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। ये अवेयरनेस मैं अपने ज़िले में अभी मैंने शुरुआत की है, मैं कोशिश करूँगा विंध्य में फैलाऊँ। मैं हर पंचायत में जाके युवाओं से मिल रहा हूँ, शिक्षित अशिक्षित सबसे मिल रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ कि क्या क्या बदलाव उनके जीवन में आने चाहिए। और मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम युवाओं के साथ मिलकर बदलाव ज़रूर ला पाएंगे। एक अंतिम सवाल है, आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया। दरअसल जो देश में सरकार है वो लगातार इस तरह की दरअसल आप सियासत में आए हैं तो ये बात लाजमी है कि महात्मा गांधी के इस सिरे से बात की जाए। तो मॉब लिंचिंग हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जिस तरह से गॉडसे को बार बार महिमा मंडित किया जा रहा है,
तो ये दौर किस तरह का, आप इसको किस तरह से रेट कर रहे हैं? लगातार देख रहे हैं 4 साढ़े 4 साल हो गए, ईंधन की रेट और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, लगातार सरहद पे भी हम बार बार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये मोदी सरकार को आप कैसे, कितना नंबर देंगे? और ये जो गांधी की जो बात कर रहे हैं, गांधी सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए गांधी एक आइडियोलॉजी है, और उसमें गॉडसे की पूजा या फिर उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, तो फिर किस तरह की चीज़ चल रही है इस नए भारत में? नहीं, मेरे पास तथ्य तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा ज़रूर सुना है कि मोदी जी के भारत में गोडसे के मंदिर भी बनाए जा रहे हैं जी। देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन ऐसी सुनी सुनाई बात है जी। और जहाँ तक ये लोग गांधी की बात करते हैं, तो मोदी जी के बारे में ये कहता हूँ कि आपने गांधी की कॉपी करने और गांधी जी को नाम लेने का नाटक तो कर लिया, उनका चश्मा तो आपने ले लिया स्वच्छ भारत में, लेकिन उनकी नज़र नहीं ले पाया जी। जो उनकी समान नज़र है सबको एक समान भाव से देखने का, वो माननीय मोदी जी नहीं कर पाए जी। और बाकी तो ये सरकार अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में विफल है जी। ना रोज़गार है जी। महंगाई चरम सीमा पर है जी। पेट्रोल डीजल के रेट चरम सीमा पे हैं, आप देख रहे हैं भारत बंद हो रहा है उसके कारण। जी। उसका मेन कारण इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। इनके रिटायर्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी। इनकी कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं है। ये डॉलर वर्सेस रुपी को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज डॉलर $1 में आज करीब 73 रुपये देने पड़ते हैं आपको लेने के लिए। ये ईंधन की प्राइस जो बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण यही है, जो ये जनता को बता नहीं पा रहे कि हमसे इकोनॉमी अब संभल नहीं रही है जी। क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना इनके पास टीम है। जी। कुल मिला के इनकी एक ही नीति है कि गाली दो और ज़ोर से दो और झूठ बोलो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे कि इसी रूपरेखा को, इसी मॉड्यूल को मध्य प्रदेश में, पूरे देश में लागू हो और आप जैसे युवा सक्रिय सियासत में आकर के तस्वीर को बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिद्धार्थ तिवारी जी ने एक बहुत ही अहम बात कही है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने गांधी जी का चश्मा तो ले लिया लेकिन उनका नज़र नहीं ले पाए। तो ऐसे में सवाल ये है कि गांधी के इस दौर में गॉडसे की वकालत आखिर कौन कर रहा है? जब देश नई तरक्की और नई इमारतों की बात कर रहा है, तब हम नोटबंदी, तब हम राफेल डील, ईंधन की जो बढ़ती हुई रेट है, इंडेक्स है, उस पर हम परेशान हैं। आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर सवाल होते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदा समाज हमेशा सवाल करता है। हम ऐसे ही तमाम नई ऊर्जाओं के साथ आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आप मुझे अपना हौसला दीजिए, हम नागरिक न्यूज़ पे ऐसे ही साहसी पत्रकारिता करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।